बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलते हैं एमसीक्यू सीरीज सेकेंड ईयर कॉमर्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन आज हमारा टॉपिक है। जब बात करते हैं पार्टनरशिप की, शराकत दारी की, पाकिस्तान में पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 वजूद में आया, जिसके तहत दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर आपस में एक मुआहदे के तहत कारोबार को चलाएं, चाहे उनमें से कोई एक कारोबार को चलाए या सब मिलकर कारोबार को चलाएं। पार्टनरशिप में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा तो इनके दरमियान मुनाफा या नुकसान बराबर तकसीम होगा। और इसी तरह पार्टनरशिप के कुछ लॉज हैं, उनकी मदद से हम यहाँ पार्टनरशिप के बोलते एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बोलते एमसीक्यूज सीरीज खत्री ब्रदर्स के चैनल से पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्मेशन के पहले एमसीक्यू में कहा गया, पार्टनरशिप इज यूजुअली एन। पार्टनरशिप आमतौर पर होता है एक इनकॉर्पोरेशन बिजनेस यानी रजिस्टर कारोबार, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस यानी एक गैर रजिस्टर शुदा कारोबार, जॉइंट स्टॉक बिजनेस यानी आपस में मुश्तरक कारोबार, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। ये एक गैर रजिस्टर शुदा कारोबार होता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम चाहें तो उसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक गैर रजिस्टर शुदा कारोबार होता है, जिसे अगर अपनी मर्जी के हिसाब से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर करवा सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज अ। पार्टनरशिप का कारोबार जो होता है, इसे किस और नाम से पुकारा जा सकता है? फर्म, कंपनी, कॉरपोरेशन या ऑनरशिप। तो याद रखिए, पार्टनरशिप के कारोबार को लफ्ज फर्म, FIRM, फर्म से भी पुकारा जा सकता है। फर्म का लफ्जी मतलब ही यहाँ बनेगा शराकत दारी का कारोबार। तो यकशख्सी कारोबार और पार्टनरशिप के बिजनेस को फर्म कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फर्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है पार्टनरशिप के कारोबार के लिए। तीसरा MCQ हमारे पास बन रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स ऑफ अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। इनमें से नीचे दिए गए सब गलत है एक पार्टनरशिप के लिए, सिवाय देयर मे बी 100 पार्टनर। यहाँ 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो यकीनी तौर पर 100 पार्टनर नहीं होते। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक कम से कम अफराद 2, ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं, और अगर 20 से ज़्यादा होंगे तो वो फिर एक प्राइवेट कंपनी को खोल लेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग 50 होते हैं। जबकि अगर बैंकिंग की पार्टनरशिप होगी तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद हो सकेंगे। तो देयर में भी 100 पार्टनर, ये एक फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है। द फॉर्मेशन रिक्वायर नो रिटन और ओरल एग्रीमेंट, यानी कायम करना पार्टनरशिप का, उसमें कोई लिखा हुआ या ज़बानी मुआहदा नहीं होता, ये भी फॉल्स है। इट मस्ट बी अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये एक ऐसा कारोबार होना चाहिए जो मुनाफा कमाने के लिए है, और यही यकीनी तौर पर जो है वो रॉन्ग नहीं है, ये सही जो है मतलब स्टेटमेंट है। और ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से फॉल्स है। अलबत्ता सिर्फ ये एक फॉल्स नहीं है, तो जो फॉल्स नहीं है वो यकीनी तौर पे सी ही है कि इट मस्ट बी अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, कि उसे ज़रूर एक प्रॉफिट हासिल करने के लिए बिजनेस होना चाहिए। तो सही आंसर है इट मस्ट बी अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। नंबर 4 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस। इनमें से कौन सा कारोबार एक गैर रजिस्टर शुदा कारोबार हो सकता है? सोल प्रोपराइटरशिप यानी यकशख्सी कारोबार, कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप, या फिर ANC यानी A से मुराद सोल प्रोपराइटरशिप और C से मुराद पार्टनरशिप। और हम सभी जानते हैं कि कॉरपोरेशन या कंपनी जो होती है उसे तो रजिस्टर करके कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेकर उसके बाद ही वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, लिहाजा वो एक रजिस्टर्ड कारोबार होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन या कंपनी।
लेकिन जो सोल प्रोपराइटरशिप यानी एक शख्सी कारोबार है और पार्टनरशिप है, वो पाकिस्तान में जो है वो एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस आमतौर पे होता है। तो इसलिए जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस हो सकते हैं वो यकीनी तौर पर ANC है, एंड द राइट आंसर इज ANC यानी सोल प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप। फिफ्थ MCQ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज प्रेफर्ड फॉर टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनमें से कौन सी कदर और कीमत को तरजीह दी जाती है, बरतरी दी जाती है, सबकियत दी जाती है, फौकियत दी जाती है लेने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को जब पार्टनरशिप कायम होती है तो उस वक्त जब लिया जाता है तो उनमें कौन सी वैल्यू को हम सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे, यानी उसे लेंगे सबसे पहले। एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। तो हमें एक बात मालूम है कि जो बिज़नेस चल रहा होता है पहले से, उसकी उस बिज़नेस के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसकी बुक वैल्यूज़ होती हैं, और बुक वैल्यूज़ जो हैं वो सबसे पहले अगर गिवन है तो बुक वैल्यूज़, उससे बड़ी वैल्यूज़ हम कहेंगे मार्केट वैल्यूज़, और उससे बड़ी वैल्यूज़ को हम कहेंगे एग्रीड वैल्यू। तो यकीनी तौर पर प्रेफरेंस दी जाएगी सबसे पहले एग्रीड वैल्यू पर, उसके बाद मार्केट वैल्यू पर, और उसके बाद जाकर बुक वैल्यू पर। तो हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो होगा वो एग्रीड वैल्यू है, यानी वो कीमत जिस पर पार्टनर्स मुत्तफिक हो गए कि हम इस कीमत पर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को नई पार्टनरशिप की फॉर्म में लेंगे। तो द राइट आंसर इज एग्रीड वैल्यूज। कहा गया पार्टनर्स कैपिटल इज डिटरमाइन। पार्टनर्स शुरका का जो सरमाया है उसका तयन किया जाता है, उसे तय किया जाता है एसेट्स माइनस इक्विटीज से, एसेट्स माइनस रेवेन्यू से, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से और एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज से। तो हम अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन ये जानते हैं कि एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। लाइबिलिटीज अगर एसेट वाली साइड पर शिफ्ट हो जाए तो पहले प्लस में थी अब माइनस में चली जाएंगी, तो इक्वेशन अब बन जाएगी कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी एसेट में से लाइबिलिटीज को निकाल दें तो कैपिटल आ जाएगा। ये इक्वेशन सबसे बेस्ट है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन है सी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नेक्स्ट MCQ में कहा गया द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all is called। एक ताल्लुक लोगों का जो इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि वो मुनाफा आपस में बांटेंगे, एक कारोबार जो कि चलाया जा रहा है या तो सब शुरका की जानिब से या उनमें से कोई एक उसको चलाएगा, इसे क्या कहते हैं? सोल ओनरशिप, एक शख्सी कारोबार, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इनमें से कोई नहीं। तो यकीनी तौर पर ये राइट डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, तो लिहाजा बी ऑप्शन पार्टनरशिप इज द राइट आंसर। द लॉ गवर्निंग पार्टनरशिप इज कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट। वो कानून जो पार्टनरशिप की निगरानी करता है और जिसके अंदर पार्टनरशिप का एक्ट मौजूद है वो कौन सा है? 1932, 1984, 1832 और 1956। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 1984 जो है वो दरअसल कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, और जो पार्टनरशिप है उसके लिए है पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पाकिस्तान में वजूद में आया है। तो लिहाजा पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के लिए लॉ गवर्न करता है। 1932A इज द राइट आंसर। 9th में कहा गया इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर शुड बी मोर देन। पार्टनरशिप के कारोबार में क्या एक से ज्यादा होना चाहिए? मतलब मोर देन कितने से ज्यादा लोग होने चाहिए? 20%, 35, 25 और 1%। तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा बंदा होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा तो सोल ओनरशिप को क्रिएट करेगा, एक से ज्यादा होंगे तो पार्टनरशिप होगी। तो इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर शुड बी मोर देन 1%। तो 1% D is the right answer. Now come to number 10. In a partnership, the maximum limit of partners. Partnership में इंतहाई हदबंदी शुरका की जो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो कितने हैं? And the right answer is 20. जी, 20 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं।
Number 11, in case of banking business, the number of person must not exceed. Exceed का लफ्ज़ी मतलब है ज़्यादा होना ना, तो वो कह रहा है कि बैंकिंग के बिजनेस में जो अशखास की तादाद है वो इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी इतने लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड द राइट आंसर इज़ ऑफ कोर्स, मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए. तो 10 इज़ द राइट आंसर. नंबर 12 में कहा गया द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इज इंडिविजुअली कॉल्ड. वो लोग जो दाखिल होते हैं एक शराकतदारी में इनफरादी तौर पर उन्हें क्या पुकारा जाता है? एजेंट्स, पार्टनर, एक फर्म या वेंडर्स. एंड द राइट आंसर इज पार्टनर. वो लोग जो दाखिल होते हैं पार्टनरशिप में इनफरादी तौर पर उन्हें पार्टनर, शरीक कहा जाता है. और इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई है कि लोग जो पार्टनरशिप में दाखिल होते हैं उन्हें इनफरादी तौर पे क्या कहा जाता है? तो इनफरादी तौर पर उन्हें पार्टनर कहा जाएगा और इज्तमाई तौर पर उनको यानी कलेक्टिवली उनको पार्टनर्स कहा जाएगा और इंडिविजुअली उन्हें पार्टनर कहा जाएगा. The person who have entered into a partnership are collectively called. तो जैसे हमने डिस्कस किया जी, collectively उनको कहा जाएगा पार्टनर्स और इंडिविजुअली उन्हें कहा जाएगा पार्टनर. The partnership agreement in writing is called. जो मुआहदा शराकत होता है उसे क्या कहते हैं? Incorporated business, unincorporated business, partnership deed और none of the above. तो पार्टनरशिप डीड का लफ्जी मतलब ही होता है मुआहदा शराकतदारी. तो पार्टनरशिप का जो इत्तफाक राय लिखाई में दिया जाता है उसे पार्टनरशिप डीड, मुआहदा शराकत कहा जाएगा. सी इज द राइट आंसर. नंबर 15 में कहा गया इफ नो प्रोविजन इज मेड. अगर कोई शराइत नहीं बनाई गई है एग्रीमेंट में, मुआहदे में, रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इट इज कॉल्ड. तो अगर मुआहदा शराकत में दौरानिया मुद्दत पार्टनरशिप की ना बताई हो तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या कहेंगे? लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या नन ऑफ दीज. तो यकीनी तौर पर इसका आंसर होना चाहिए बी, पार्टनरशिप एट विल, यानी जैसे हम उर्दू में कहते हैं शराकत बिल मर्जी. शराकत बिल मर्जी का मतलब होगा कि शराकतदारी आज कायम कर दी गई है और ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक पार्टनर्स चाहें. तो अगर ड्यूरेशन पार्टनरशिप का नहीं तय किया गया तो पार्टनरशिप एट विल कहलाएगी कि जब तक मर्जी होगी तब तक ये इसको जारी रखेंगे. नंबर 16 में कहा गया द काइंड ऑफ पार्टनरशिप अंडर विच द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड इज टर्म एज. वो शराकतदारी की एक किस्म जिसमें कर्जा, जिम्मेदारी शुरका की लामहदूद होगी उसे क्या कहेंगे? तो शराकतदारी में लामहदूद जिम्मेदारी से मुराद ये है कि अगर पार्टनरशिप में कर्जा इतना हो गया कि पार्टनरशिप के एसेट्स बेचकर भी पूरा नहीं हो पा रहा तो बकिया रकम शुरका से कहा जाएगा कि वो अपनी घर से, अपनी ज़ाती जायदाद से लाकर पूरा करें. इस जिम्मेदारी को लामहदूद जिम्मेदारी कहा जाएगा. यह आमतौर पर सोल ओनरशिप के बिजनेस में और पार्टनरशिप के बिजनेस में हुआ करती है. तो यही बात इसने कही है कि वो किस्म पार्टनरशिप की जिसमें जिम्मेदारी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होगी उसे क्या कहेंगे? तो और ऑप्शन है जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, स्लीपिंग पार्टनरशिप और नन ऑफ दीज. तो लिमिटेड या स्लीपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आमतौर पे जो जनरल पार्टनरशिप आपकी बनती है उस जनरल पार्टनरशिप के प्रोविजंस में ये लिखा हुआ है कि जनरल पार्टनरशिप वो होगी जिसके अंदर पार्टनर्स की जिम्मेदारी लामहदूद होगी. तो द राइट आंसर इज जनरल पार्टनरशिप. नंबर 17 में कहा गया a partner who take an active part in the management of the firm is called. एक शरीक जो कि सरगर्मी के साथ हिस्सा लेता है इंतज़ामी मामलात में कारोबार के, उसे क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है अगर एक पार्टनर
सिर्फ पैसा लगाता है, तो जैसे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्लीपिंग पार्टनर, तो उसे कहा जाएगा स्लीपिंग पार्टनर कि उसने सिर्फ पैसा लगाया है, बाकी वो इंतज़ामी मामलात में शामिल नहीं है। एक्टिव पार्टनर, सरगर्म पार्टनर, यकीनी तौर पर ये पैसा भी लगाता है और मैनेजमेंट के मामलात में भी शरीक होता है। नॉमिनल पार्टनर, ये बराए नाम शरीक होता है। और कॉसी पार्टनर जो कि किसी शर्त या मशरूत वे में होता है, तो लिहाजा इस हिसाब से सही राइट आंसर हमारे पास जो है वो एक्टिव पार्टनर ही है। एक ऐसा शख्स जो पैसा भी लगाता है और साथ में वो मैनेजमेंट के अफेयर्स में भी काम करता है, उसे एक्टिव पार्टनर कहेंगे। नंबर 18 में कहा गया पार्टनर हु डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड, एक शख्स जो कि सरगर्मी के साथ हिस्सा नहीं लेता इंतज़ामिया में कारोबार के, तो उसे यकीनी तौर पर स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। ऑप्शन में देखते हैं तो एक्टिव पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर है, और नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट 19 है अ पार्टनर हु लेंड्स हिज नेम एंड रेप्यूटेशन टू द फर्म इज कॉल्ड, एक शरीक जो अपना नाम और अपनी अच्छी साख को बतौर उधार देता है कारोबार को, यानी एक तरह से इस्तेमाल करने देता है अपना नाम और अपनी साख को कारोबार में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्टिव पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या नन ऑफ दीज। तो एक्टिव पार्टनर सरगर्म, डॉर्मेंट स्लीपिंग पार्टनर होता है, नॉमिनल बराए नाम शरीक होता है, यानी बराए नाम शरीक है, सिर्फ अपने उसका नाम और अच्छी साख इस्तेमाल होगी, तो द राइट आंसर इज नॉमिनल पार्टनर। नंबर 20 में कहा गया पर्सन हु डिक्लेयर्स बाय वर्ड्स ऑफ माउथ एज पार्टनर ऑफ द फर्म इज कॉल्ड, एक शख्स जो एलानिया तौर पर कहे हुए अल्फाज से शरीक बनता है कारोबार के, वो क्या कहलाता है? होल्डिंग आउट पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर या नॉमिनल पार्टनर? तो राइट आंसर है जी होल्डिंग आउट पार्टनर, यानी वो शख्स जिसको पार्टनरशिप में थाम लिया गया, शामिल कर लिया गया। नंबर 21 में कहा गया अ पार्टनर who has a more investment in the firm and receive a relatively more profit is called, एक शख्स जिसकी पार्टनरशिप के कारोबार में ज़्यादा सरमायाकारी होगी और वो ज़्यादा हिस्सा मुनाफे का हासिल करता होगा, उसे क्या कहेंगे? स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, स्टॉपल पार्टनर या सीनियर पार्टनर? तो यकीनी तौर पर वो शख्स जिसकी ज़्यादा सरमायाकारी है, ज़्यादा मुनाफा है, उसे डी ऑप्शन यानी सीनियर पार्टनर कहा जाएगा। अ पार्टनर हु इन्वेस्ट माइनर पोर्शन ऑफ कैपिटल, जो कम हिस्सा सरमाए का कारोबार में लगाता है, एंड सो ही हैज अ स्मॉल शेयर इन द प्रॉफिट इज कॉल्ड, और इसलिए उसका कम हिस्सा होता है मुनाफे में भी, उसे क्या कहते हैं? सीनियर, जूनियर, कॉसी या नन ऑफ दीज? यकीनी तौर पर ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा शेयर होगा तो वो सीनियर होता है, तो कम मुनाफा होगा तो उसे जूनियर कहेंगे, तो राइट आंसर जूनियर पार्टनर। अ पार्टनर हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेज इज कॉल्ड, एक पार्टनर जो मुनाफा कारोबार का जो होता है उसमें तो हिस्सा बांटता है, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं होता नुकसानात के लिए, उसे क्या कहेंगे? सीनियर, नॉमिनल, कॉसी या पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली? तो लाजमी सी बात है, यकीनी तौर पर उसे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बोलेंगे, यानी वो सिर्फ मुनाफे में शरीक है, बाकी वो नुकसान में शरीक नहीं है, लिमिटेड पार्टनर एक तरह से, और वो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉफिट में सिर्फ पार्टनर कैसे लिया जाता है, तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता चलूँ कि जब कभी पार्टनरशिप में एक पार्टनर की डेथ हो जाए, उसका जो लीगल एयर है यानी कानूनी वारिस है वो एक माइनर नाबालिग शख्स है। अगर उस नाबालिग शख्स को पार्टनरशिप में कंटिन्यू कर लिया गया तो ऐसी सूरत में वो माइनर शख्स सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखेगा, नुकसान का वो जिम्मेदार नहीं होगा। पाकिस्तान में एक माइनर पार्टनर का सिलसिलाकार ये होता है कि कोई भी शख्स जो 18 ईयर्स से कम का होगा वो माइनर पार्टनर कहलाएगा, और अगर कोई शख्स
जिसकी जो है वो बाकायदा वसीयत की गई है कि जी ये मेरा माइनर है और इसको जब ये मेजर हो जाएगा यानी बालिग हो जाएगा तब उसकी जायदाद हवाले की जाए, तो उसके लिए पाकिस्तान में 21 साल की उम्र मुकर्रर की गई है। 21 साल के बाद जाकर जो है वो कानून की नज़र में मेजर यानी बालिग तस्वुर होगा। A partner who has retired from the running management life of the firm but he does not withdraw his capital from the business is known as। एक पार्टनर जो रिटायर हो चुका, सुबकदोश हो चुका, हटाया जा चुका चलती हुई इंतजामिया से कारोबार के, लेकिन उसने नहीं निकाला है अपना सरमाया कारोबार से, उसे क्या कहेंगे? एक्टिव, सीक्रेट पार्टनर, कॉसी पार्टनर या इनमें से कोई नहीं। तो यकीनी तौर पर वो शख्स कॉसी पार्टनर कहलाएगा, यानी एक ऐसा शख्स जिसका अभी सिर्फ सरमाए का हिसाब किताब नहीं हुआ है, लेकिन आप अगर देखें तो वो मशरूत पार्टनर है। इसमें मतलब अब फुल फ्लैज पार्टनरशिप और फुल फ्लैज पार्टनर वाली सिचुएशन नहीं पाई जाती। नंबर 25 में कहा गया अ पार्टनर who receive a share of profits from one of the regular partner is called। एक पार्टनर, एक शरीक जो मुनाफे का हिस्सा किसी रेगुलर पहले से मौजूद पार्टनर से लेता है, उसे क्या कहेंगे? यानी यूं कहा जाए कि एक शख्स पार्टनरशिप में पार्टनर है और वो मुनाफा जो लेता है एक और तीसरा फरीक वो उस रेगुलर पार्टनर से लेता है, तो इसका मतलब है वो एक पार्टनर का पार्टनर हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? सीक्रेट पार्टनर, कॉसी, पार्टनर इन प्रॉफिट या सब पार्टनर? तो कानून की नजर में वो सब पार्टनर होगा, यानी पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर। A partner who is active in the running life of the firm but public does not know him as partner of the firm is called। एक पार्टनर जो सरगर्म होता है कारोबार को चलाने के लिए, कारोबार की जिंदगी को चलाने के लिए, लेकिन जो आवाम है वो इसे एक पार्टनर के तौर पर नहीं जानती, उसे क्या कहेंगे? स्लीपिंग, सीक्रेट, डॉर्मेंट या इनमें से कोई नहीं। तो यकीनी तौर पर उसे सीक्रेट पार्टनर कहेंगे कि आवाम नहीं जानती कि वो पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टनर है। अ पार्टनर हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी इज कॉल्ड। एक पार्टनर जिसने बलूगत की उम्र हासिल न की हो, उसे क्या कहेंगे? जूनियर, नॉमिनल, माइनर या इनमें से कोई नहीं। तो उसे यकीनी तौर पर माइनर यानी नाबालिग शरीक कहेंगे। और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि नाबालिग शरीक की उम्र 18 साल से कम की होती है, तो वो माइनर होगा। 18 साल के बाद वो मेजर हो जाएगा, तो माइनर पार्टनर इज द राइट आंसर। अ पार्टनर हु गोज आउट ऑफ अ फर्म ड्यू टू सर्टेन इवेंट और रीजन इज नोन एज। एक पार्टनर जो कारोबार से चला जाता है कुछ मखसूस वाक़े के होने या वजह के होने की वजह से, उसे क्या कहेंगे? रिटायर्ड या आउटगोइंग पार्टनर, जूनियर, सीनियर या माइनर पार्टनर? तो यकीनी तौर पर उसे रिटायर्ड या आउटगोइंग पार्टनर कहेंगे। अ पार्टनर हु इज न्यूली एडमिटेड टू द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इज कॉल्ड। कंसेंट का लफ्जी मतलब होता है रजामंदी। तो एक पार्टनर जो नया दाखिल होता है कारोबार में रजामंदी के साथ तमाम शुरका के, उसे क्या कहेंगे? सैलरीड पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, जूनियर या माइनर पार्टनर? एंड द राइट आंसर इज इनकमिंग पार्टनर। नए एडमिशन के तौर पर आने वाला इनकमिंग पार्टनर, आने वाला पार्टनर। अ पार्टनर हु हैज नॉट टू पे एनी ऑब्लिगेशन मोर देन द शेयर्स ही होल्ड इन द फर्म इज कॉल्ड। एक पार्टनर जो अदा नहीं करता अपनी कोई जिम्मेदारी इससे ज्यादा जितना कि उसने कारोबार में अपना हिस्सा मिलाया है, उसे क्या कहेंगे? रिटायर, स्टॉपल, पार्टनर इन प्रॉफिट या लिमिटेड पार्टनर? तो यकीन तौर पर उसे लिमिटेड पार्टनर कहेंगे कि वो सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे या शेयर की हद तक ही जिम्मेदार है, इसके अलावा वो किसी जिम्मेदारी का जिम्मेदार ना होगा, वो लिमिटेड पार्टनर होगा। The agreement among the partners which set out the terms on which they have agreed to form a partnership is called। वो मुआहिदा
जो शुरका के दरमियान होता है और जिसमें मुकर्रर की जाती हैं शराइत जिस पर वो इत्तफाक करते हैं एक पार्टनरशिप में, उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड, आर्बिट्रेशन क्लाउज, पार्टनरशिप एट विल और नन ऑफ दीज। याद रखें कि पार्टनरशिप एट विल तो कंटिन्यू चलने वाली पार्टनरशिप को कहा जाएगा। आर्बिट्रेशन क्लाउज का मतलब होगा इनके दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाए और उसको सुलह करवाई जाए तो आर्बिट्रेशन क्लाउज होगा। तो द राइट आंसर यकीनी तौर पर होगा पार्टनरशिप डीड, कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के दरमियान मुकर्रर होता है और जिसमें वो इत्तफाक करते हैं कि वो पार्टनरशिप इन टर्म्स, इन प्रोविजंस के हिसाब से चलाएंगे, उसे पार्टनरशिप डीड, मुआहदा शराकत कहा जाता है। ये इन राइटिंग भी हो सकता है और इन ओरल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑथेंटिक जो है वो राइटिंग में ही होगा, क्योंकि उसकी अहमियत है और उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है और इस पर बाकायदा जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जिसे सू भी कहा जाए, कानूनी मुकदमा वगैरह होता है, तो वहाँ सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर वही पेश किया जा सकता है। नंबर 32 है, इफ सम प्रॉपर्टी इज ओन जॉइंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू कैरी ऑन अ बिजनेस इट इज कॉल्ड। अगर कुछ मिल्कियत, जायदाद जिसकी मुश्तरका मिल्कियत है, बगैर किसी इस इरादे के कि हम एक कारोबार को चलाएं, उसे क्या कहेंगे? पार्टनरशिप, को ऑनरशिप, सोल ऑनरशिप या एजेंसी? तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस फॉर प्रॉफिट होना ज़रूरी होता है। अगर एक शख्स का इंतकाल हो गया और उसके 5 बेटे हैं और वो 5 बेटे जायदाद में एक तरह से जो है वो हिस्सेदार हुए, तो उनको पार्टनर्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो कोई बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए नहीं बने हैं। तो इसलिए उनको उसकी जगह बी ऑप्शन यानी को ऑनरशिप, मुश्तरका मालिकान कहा जा सकता है। 33 में कहा जाएगा पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, शुरका का हिस्सा मिलाना बिजनेस में, कारोबार के, किस नाम से पुकारा जाता है? कैपिटल, प्रॉफिट, शेयर या प्रॉपर्टी? तो पार्टनर्स जो अपना हिस्सा बिजनेस में मिलाते हैं उसे उनका कैपिटल, सरमाया कहा जाता है। अकाउंट रिसीवेबल 1.5 लाख रुपया है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपया है। आप सब जानते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट से मुराद है अकाउंट रिसीवेबल का वो हिस्सा जिसकी वापसी के इम्कानात में शक पैदा हो गया है कि शायद ये मिले और शायद ये न मिले। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपया है। एग्रीड वैल्यू अकाउंट रिसीवेबल की 1.40 मुकर्रर हुई है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या लिया जाएगा? तो हम सब ये बात जानते हैं कि जब हमें बुक वैल्यू पर अकाउंट रिसीवेबल दिया जाए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया जाए और फिर नीचे एग्रीड वैल्यूज दी जाए, तो हम ऐसा करते हैं कि जो अकाउंट रिसीवेबल है वो जितनी कीमत से दिया गया है उतना ही ले लिया जाएगा। अलबत्ता हम जो भी तब्दीली करेंगे एग्रीड वैल्यू पर अकाउंट रिसीवेबल को लाने के लिए वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स में करेंगे। तो अगर 1.5 लाख रुपए का अकाउंट रिसीवेबल हमने एंट्री में डेबिट कर दिया और हमें उसे एग्रीड वैल्यू 1.40 पे लाना है, तो यकीनी तौर पर हमें क्रेडिट साइड पर अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लेना होगा 10,000 रुपये से, जबकि वो कह रहा है कि आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपया है। तो अब वो MCQ में ये पूछ रहा है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्या होगा। तो अगर 20,000 का अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, उसे लेना अब 10 पे है एग्रीड वैल्यू के लिए, तो यकीनी तौर पर आप अपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 10,000 रुपये से डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज बाय 10,000, डिक्रीज बाय 10,000, कांस्टेंट और नन ऑफ द अबव। तो यकीनी तौर पर राइट आंसर होगा डिक्रीज बाय 10,000, 10,000 से उसे कम कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल 220 है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 40 है। एग्रीड वैल्यू अकाउंट रिसीवेबल की 160 ली गई है। तो हम जानते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल को तो हम एंट्री में डेबिट करते हैं 220 से। अलबत्ता 220 वाले अकाउंट रिसीवेबल को अगर एग्रीड वैल्यू 160 पे लाना है तो 220 में से 160 निकालें तो 60,000 रुपये से आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन आपके पास बुक वैल्यू में अलाउंस फॉर बैड डेट 40 है, तो 40 वाली चीज़ को 60 पे लाना है तो मतलब 20,000 रुपये से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बढ़ाना है। और यही बात वो MCQ में पूछ रहा है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट या उनमें से कुछ नहीं। तो यकीनी तौर पे इंक्रीज होगा 20,000 रुपये से, कि 40 था 20 से बढ़ा दिया 60 कर दिया और 60 से हम एंट्री में उसे ले लेंगे। ये हमारे पास पार्टनरशिप फॉर्मेशन के MCQs थे। मैं हमेशा आपसे यही बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने तमाम
सीरीज़ ऑफ बोलते हैं MCQs को जब आप देखते जाएं तो उसे अटैम्प्ट करने से पहले यकीनी तौर पर पेन कॉपी रखा करें, अपने आंसर्स पहले से जो है वो लिख लिया करें और फिर आंसर्स को देखा करें और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने MCQs दुरुस्त हुए। आपके कमेंट, आपके लाइक, आपका शेयर करना, आपका रिस्पॉन्स करना, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना हमारे लिए एक टॉनिक की तरह होता है और यह आपको और हमें जुड़े रखता है खत्री ब्रदर्स के चैनल से। तो याद रखिए, एक और वीडियो खत्री ब्रदर्स से आपका इंतज़ार कर रही है। खत्री ब्रदर्स आपके लिए बोलते हैं MCQs लिसनिंग इज़ लर्निंग के तहत बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहा है। अपनी कमेंट्स और लाइक देना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।